नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने जारी की पहली सूची। तो पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि पहली सूची में 34 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 12 किसानों, 13 सिखों को जगह मिली है। अनुसूचित जाति के 8 लोगों को जगह मिली है। डॉक्टर, खिलाड़ी, उद्योगपति भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। पंजाब में चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। कमर कस ली है तमाम राजनीतिक दलों ने। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है। पहली सूची में 34 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 12 किसान हैं, 13 सिखों के जगह, अनुसूचित जाति के 8 लोगों को जगह मिली है और डॉक्टर, खिलाड़ी, उद्योगपति भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने जारी की है अपनी पहली सूची। पहली सूची में 34 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें 12 किसानों, 13 सिखों और साथ ही साथ आपको बता दें कि 8 लोगों को जो कि अनुसूचित जाति के हैं उनको जगह मिली है। डॉक्टर, खिलाड़ी, उद्योगपति भी इसमें शामिल हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपके सामने। पंजाब चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी, बीजेपी लगातार बैठकें कर रही हैं और इसी के साथ इनेलो भी लगातार अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि पंजाब में लगातार अपनी तैयारियां कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, जहां कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकें कर रही हैं। स्ट्रैटेजी लगातार बनाई जा रही है। इस बीच चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने पहली सूची अपनी जारी की है। पहली सूची में 34 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 12 किसानों, 13 सिखों को जगह मिली है। अनुसूचित जाति के 8 लोगों को जगह मिली है और इस सूची में डॉक्टर, खिलाड़ी, उद्योगपतियों के भी नाम शामिल है। यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है इस सूची में, चाहे वो डॉक्टर, खिलाड़ी, उद्योगपति हो या फिर सिख हो या फिर किसान हो। तो तमाम यहाँ पर चेहरे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। 34 उम्मीदवारों के नाम जारी की गई है और ये लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। 34 नाम इस लिस्ट में शामिल है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। बीजेपी ने पहली सूची अपनी जारी की है और ये तस्वीरें आपके सामने। इस सूची में 12 किसानों, 13 सिखों और अनुसूचित जाति के 8 लोगों को जगह मिली है। वहीं डॉक्टर्स और खिलाड़ी, उद्योगपति भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हर वर्ग के, यहाँ पर हर फील्ड के लोग इस सूची में नजर आ रहे हैं, चाहे डॉक्टर, खिलाड़ी, उद्योगपति। अनुसूचित जाति के 8 लोगों को जगह मिली है, 12 किसानों को जगह मिली है, 13 सिखों को जगह मिली है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। तो वही हमारे साथ पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वर्णजीत, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है और इसमें हर फील्ड से और साथ ही साथ कई एक्सपेरिमेंट इस बार इस सूची में किए गए हैं, चाहे डॉक्टर हो और यहाँ पर खिलाड़ी हो, उद्योगपति हो, किसान भी इस लिस्ट में शामिल है। जी बिल्कुल मोनिका, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बीजेपी ने अभी 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की है। इनमें से जैसा कि अभी आपने बताया भी हमारे दर्शकों को कि 12 किसान हैं, 13 सिखों और अनुसूचित जाति समुदाय के 8 सदस्यों को टिकट मिली है। लेकिन गौर करने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर अभी हाल ही में बीजेपी में जिन्होंने सदस्यता ली, राणा गुरमीत सिंह सोढी, उन्हें भी टिकट जो है बीजेपी ने दे दी है। मैं बिल्कुल बहुत गौर करने वाली बात है। अभी सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी से छोड़कर फतेह जंग बाजवा जो बीजेपी में जिन्होंने सदस्यता ली थी, अभी उनका नाम जो है अभी इस लिस्ट में नहीं है। और साथ ही मोगा की अगर मैं बात करूं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मालविका सूद को टिकट दी है और बीजेपी में वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए ने, डॉक्टर हरजोत कमल ने अपनी सदस्यता और अपनी विधायकी छोड़ करके बीजेपी की सदस्यता ली। अभी मोका की भी सीट घोषित करनी बीजेपी ने अभी शेष बकाया है। और गौर करने वाली बात है, डेराबस्सी हल्का जो कि पंजाब विधानसभा से महज कुछ ही दूरी पर है, वहां पर संजीव खन्ना जो कि बहुत पुराने बीजेपी कार्यरत है, उद्योगपति है, उन्हें जो है वो टिकट दी है। पहली बार विधानसभा रणभूमि विधानसभा चुनाव में वो उतरे हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं
जो बीजेपी ने समीकरण जो है बिठाने का प्रयास किया है, उस इनमें डॉक्टर्स भी हैं, किसान भी हैं, तो इसका जहां तक देखा जा सकता है 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल, तो हम ये माने स्वर्णजीत के फुल एक्सपेरिमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। क्या इस सूची में टिकट भी कटे हैं कई नेताओं के? देखिए, टिकट तो स्वाभाविक सी बात है, हर राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं टिकट कटना तो ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, क्योंकि मैं एक अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी जो है अभी पंजाब में आज तक अगर राज किया है बीजेपी ने, तो अकाली दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती आई है, और इस बार पहली बार है कि बीजेपी अकेले और साथ ही पंजाब लोक कांग्रेस और ढींसा ग्रुप के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने हमें अभी हमारे चैनल पर ही हमें बताया है कि 65+ सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। तो अभी टिकट कटना, मैं ये कहूंगा कि कोई गद्दावर नेता की टिकट कटने की बात जो है सामने नहीं आई। बिल्कुल, क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है नेताओं की तरफ से, जैसे कि पहली सूची जो जारी की गई है वो लोग जो कि गद्दावर नेता की किसी की भी बात सामने नहीं आई। बिल्कुल, शुक्रिया आपका स्वर्णजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बीजेपी की तरफ से अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है, इसमें 34 नाम हैं और आपको बता दें कि 12 किसान, 13 इसमें सिख हैं और अनुसूचित जाति के 8 लोग शामिल हैं। इस सूची में खिलाड़ियों को, उद्योगपतियों को भी मौका दिया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पंचकुला से एक खबर है। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में आपको बता दें कि यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री बांध निर्माण के लिए MOU साइन हुआ है। तहत 3 किलोमीटर लंबी झील बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश की 77 हेक्टेयर और हरियाणा की 11 हेक्टेयर भूमि पर 35 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण होगा। आदि बद्री बांध 100 करोड़ रुपए से बनेगा और इस बांध से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी में पानी छोड़ा जाएगा। सिरमौर जिले की सीमा पर बांध बनाने के हिमाचल प्रदेश इसके लिए जमीन दे रहा है। 35 मीटर ऊंचे आदि बद्री बांध के निर्माण से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के किसानों को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होगी। कैलेंडर बना, तो ऐसा ये लोक किंवदंतियों के माध्यम से पता लगा कि वास्तव में सरस्वती का यहां कुछ लेना देना है। अब क्या करें, कैसे करें, उसमें से विचार आया कि इसमें कोई ना कोई धारा, एक धारा प्रवाह पानी का बनना चाहिए। कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसकी कोई योजना कल्पना नहीं थी। तो ये लगा कि ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनमें से जो पानी आता है, मुख्य रूप से तो आदि बद्री 2 खोल है वहां, मात्र खोल और बेड़ो खोल। उन मात्र खोल और बेड़ो खोल में भी ठीक कहा जयराम जी ने, वो थोड़े आगे हिमाचल में ही चली जाती हैं और हिमाचल के अंदर भी हम कई किलोमीटर तक घूम के आए। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी बहुत थोड़ा है। तो उसमें ये पता लगता कि जितने ऊंचे पहाड़ ये कटे हुए हैं तो वास्तव में बहुत पानी रहा होगा यहाँ। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए। तब मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज इसका परिणाम निकला और आज हम लोग जो MOU कर रहे हैं तो वहां उस पानी को रोक करके, बहुत बड़ा डैम नहीं है वो, छोटा ही डैम बनेगा अभी, क्योंकि जितना पानी पीछे से आता है उतना ही तो डैम बनाना, उससे ज्यादा बनाने का लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा। 160-62 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है बरसात के दिनों में, कोई कमी नहीं है। उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। हमें खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में, जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। बारिश पहाड़ों पर होती है, बर्फ पहाड़ों पर पड़ती है और उसके बाद नदी नालों का वहां से शुरुआत होती है और आखिरकार वो पानी बहते बहते
आगे चला जाता है और हिमाचल के हिस्से में बहुत ज्यादा नहीं रहता है, हरियाणा को भी मिलता है, पंजाब को भी मिलता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि एक अच्छा एक प्रयत्न है, एक प्रयास है हिमाचल के पानी को रोकने का भी, और जिससे हिमाचल के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं ये समझता हूं निश्चित रूप से जब ये परियोजना बनकर के तैयार होगी आने वाले समय में, तो इससे पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारा इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश का, उस डैम के साथ जो जिसमें थोड़ा एरिया जो हमारा सबमर्ज हो रहा है, जहां वो इसकी झील बनेगी, डैम बनेगा, जब वो बन करके तैयार होगा तो पर्यटन की दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा जो है वो उधार होगा, उसमें एक बहुत अच्छा एक पर्यटन का एक केंद्र बनाने की स्थिति में भी हम वहां पर हो पाएंगे। तो वहीं झज्जर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दावा करते हुए कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बीजेपी को विजय दिलाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी पहली बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई है, ठीक उसी तरह पंजाब में भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। जनता पार्टी के 3 राज्यों में सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में बड़े सीनियर लोग भी लगे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी का वातावरण बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में पहले भी हमारी सरकारें थी। पंजाब में भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहली बार वहां की बीजेपी को मौका मिल रहा है, नहीं तो बहुत थोड़ी सीटों पर लड़ती थी। इस बार बड़े खुश हैं पंजाब के हमारे साथी कि पहले कभी हरियाणा भी ऐसे ही था और हम बढ़ते बढ़ते संपूर्ण सरकार तक पहुंचे। ऐसे पंजाब में भी उनमें एक इस बात की खुशी है कि वो। तो वहीं चंडीगढ़ में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार से नर्सरी से लेकर 12वीं तक तुरंत प्रभाव से स्कूल खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बाजारों में भीड़ लगी हुई है, साथ ही अन्य पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी भीड़ लगने को देखी जा रही है। सिर्फ स्कूल ही क्यों बंद रहे हैं? सभी का स्वास्थ्य परिवार, हमारी हरियाणा सरकार से एक तो मांग है कि तुरंत प्लेवे से लेकर +2 के स्कूल खोले जाएं, ताकि जो वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है कि शिक्षा में लोग अनपढ़ होते जा रहे हैं, अनपढ़ता से जो है हरियाणा प्रदेश के बच्चों को बचाया जा सके और प्राइवेट स्कूलों को बंदी के कगार से बाहर निकाला जा सके। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव खत्म किया जाए, चाहे भूमि के मापदंड है दोनों एक समान हो। 134 में भी जो प्रतिपूर्ति की राशि दी जा रही है दोनों एक समान हो। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में जिस तरह लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं गरीब लोगों के लिए मास्क खरीदना या फिर मास्क से होने वाला चालान भुगतना भारी पड़ रहा है, जिसके चलते अब गुरुग्राम की कुछ निजी संस्थाएं सामने आई हैं और अब नागरिक अस्पताल में ही जाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, जिससे कि लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कर सकें और कोरोना महामारी से भी बच सकें। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में रोटरी क्लब बिना मास्क वाले लोगों के मास्क वहां पर लोगों को बांट रहा है। रोटरी क्लब ने 2000 से ज्यादा मास्क बांटे। रोटरी क्लब ने लक्ष्य रखा है कि गुरुग्राम के ऐसे अलग अलग केंद्रों पर मास्क बांटे जाए, जिससे कि गरीब आदमी चालान और बीमारी दोनों से ही बच सके। पार्टी ज्वाइन की 1990 से, तब से ड्यूटियां लगती हैं, चाहे हिमाचल का 8000 के करीब मास्क हम बांटेंगे। अभी करीब 3000 हम बांट चुके हैं। आज हमने यहाँ पे 2000 मास्क बांटे हैं और जितने भी लोग, क्योंकि यहाँ पे किस जगह पर बांट रहे हैं मास्क, हम लोग अलग ऐसे जगहों पे, ऐसे एरियाज में बांट रहे हैं जहाँ पे ये वाला सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव सेक्टर 9 सिविल हॉस्पिटल में आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 9 करीब हमारा प्रोग्राम है कि हम 8 से 9000 मास्क।
चलिए अब खबर पानीपत से है, जहां एक मां ने अपनी 2 घंटे पहले जन्मी मासूम बच्ची को पॉलिथीन में डालकर कूड़े में फेंक दिया। पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो गर्भवती हो गई। उसने घर में ही बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद नवजात को पॉलिथीन में डालकर अपने मकान की 12 फीट ऊंची छत से नीचे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। आपको इतनी शर्म ही नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया। आप अभी 17 तारीख को सुबह 10 बजे एक कॉल आई थी मेरे पास कि शिवनगर में है ना एक बच्ची को मतलब पॉलिथीन में बांध के और बच्ची को मरने के लिए फेंक रखा है, उसको कुत्ते नोच रहे हैं। और जब मैं मौके पर पहुंची तो उस समय पुलिस आके बच्ची को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा चुकी थी। बाकी मैं यहाँ पे पहुंची और 3 दिन से मैं लगी हुई थी, पुलिस का सहयोग कर रही थी। सभी जितने फैक्ट्री के CCTV फुटेज ली मैंने खुद 4 घंटे बैठ के एक मतलब फैक्ट्री में और मैंने पूरा देखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ। मैंने पुलिस को भी ये बताया, लेकिन मुझे शक भी हुआ कि ये बच्ची कहीं आसपास की ही हो सकती है, क्योंकि जो पूरी गली है ना वो चल ही रही थी उस टाइम सुबह 7 बजे से लेके। और जब मैंने 10 बजे तक के कैमरे चेक किए तो एक मिनट भी ऐसा नहीं था कि गली में कोई आदमी ना था। चलिए अब खबर महम से है, जहां पर महम में शीतलपुरी मंदिर के पास यहां पर करियाना की दुकान में 4 बदमाशों ने आकर बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि वो शाम को अपनी दुकान में थे और तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे। देसी कट्टा दिखाकर उनके गले से 1.5 लाख रुपए, सोने की अंगूठी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं ये आप देखिए। हथियार के बल पर लूट दुकानदार से की गई। 1.5 लाख रुपए गले से निकाल कर ले गए और ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये लगभग 5:52 के आसपास की बात है। मैं मेरी दुकान का लड़का यहाँ सामान निकाल रहे थे तो एकदम से 4 जने अंदर आए, गेट ऐसे बंद कर लिया अंदर। एक ने आके चक्कू यहाँ लगा दिया, एक ने पिस्टल दिखा दी, बोला जो भी कैश है दे दे। और मेरे पास कुछ नहीं है। एक गले के पास पहुंच गया, उसने वहाँ से कैश निकाला। फिर उसने हाथ में देखा अंगूठी है, बोला अंगूठी निकाल दे। मैंने हाथ में से निकाल के उसको दे दी। फिर जेब जो में आत्मा का फ़ोन था, मैं फ़ोन तो छोड़ दे, बोला चक्कू मार देंगे, ये बोला था कुछ भी। उसके बाद कैश कुछ निकाल के वहाँ यहाँ से चले गए। कितना कैश था? लगभग 1.5 लाख के आसपास कैश था जी। वहीं पेहोवा में शोरगिर समाज के एक परिवार ने धर्म परिवर्तन किया तो समाज के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। शोरगिर समाज सेवा समिति के लोगों ने बताया कि पिछले दिनों उनके समाज के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसके संस्कार में सभी लोग शामिल हुए थे। जब उसकी रस्म पगड़ी पर समाज के सभी लोग वहां पहुंचे तो परिजनों ने हिंदू धर्म के अनुसार रस्म क्रिया करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और इस बात को सुनकर समाज के लोगों में रोष फैल गया। उन्होंने परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। धर्म के ईसाई धर्म में ईसाई बन गए हैं, ठीक है। हमने उनका बहिष्कार किया है, ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। क्या निर्णय लिया है? हमने निर्णय लिया है भाई कोई भी बिरादरी का उनके साथ आएगा जाएगा, उनके जो भाईचारा बरतेगा उनसे हम एक अलग से जुर्माना दिया जाएगा उनपे, ठीक है, और उनसे कोई नहीं बरतेगा। मैं शोरगिर समाज से प्रधान हूँ जी, हल्का से पेवा से। और हमारे यहाँ पे 1-2 घर हैं जी बिरादरी के जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया हुआ जी। पहले उनका एक तो सतपाल है जी, उनकी मृत्यु होगी पीछे, तो उनका आज था जी रस्म पगड़ी थी भोग, जिसमें सारी बिरादरी को इकट्ठा किया गया। तो वहाँ पे जाके पता लगा कि वो तो ईसाई धर्म के हिसाब से ही अपना क्रियाक्रम जो करना चाहते हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। तो सभी बिरादरी वालों ने इस पे एतराज किया है कि हम इसको धर्म को जो भी है जो अपनाएंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे। और इनके साथ दफनाना चाहते थे, हमने संस्कार भी करवा दिया था उनका। उसके बाद आज उन्होंने फिर वही दोबारा से ईसाई धर्म के हिसाब से उन्होंने ये काम किया है।
जिससे सभी बिरादरी वाले हैं जो हल्का पेवा के बाहर से भी आए हुए हैं, रोहतक, झांसी का काफी दूर से, तो वो भी कहते हैं कि हम इनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते और भविष्य में भी अगर कोई इस तरह के जो अपना धर्म छोड़ेगा दूसरे धर्म में जाएगा तो हम उनके खिलाफ भी ऐसे ही उनको बहिष्कार करते रहेंगे। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने पिछले कई महीनों से एक विशेष मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नशा करने वालों की पहचान करके उनका इलाज करवाया जा रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत अलग अलग इलाकों में कई सामाजिक संस्थाएं सक्रिय हैं, जो पुलिस प्रशासन का सहयोग करके नशा करने वालों की पहचान कर रही है। आपको बता दें कि इस मुहिम में पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें नशा करने वालों के परिजन फोन करके इसकी सूचना देते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अधिकारी ऐसे युवाओं से बातचीत करके उनका स्वास्थ्य विभाग से इलाज करवाते हैं। ये बैठक तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में नहीं हो पाई थी, बट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बीच में होता रहा है और आज दोबारा से हमने इसी सिस्टम को दोबारा शुरू किया है। तो आगे भी अब जो मंगलवार और शुक्रवार को हम ओपीडी करते थे तो वो उसको कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उसमें जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा ना हो उस मीटिंग्स में, और जितने भी लोग आए वो सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे, इसका ध्यान रखा जाता है। तो आपको तो वो लेके आए थे, कौन से जी आए हुए हों? चलिए अब खबर बारडा से है, जहां एसडीएम संजय सिंह ने तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आपको बता दें कि एसडीएम संजय सिंह डोर टू डोर पहुंचकर दुकानदारों से अतिक्रमण न करने की अपील करते हैं और साथ ही बात न मानने पर कार्रवाई की भी चेतावनी उन्होंने दी। आपको बता दें कि दुकानों के आगे फल सब्जी की रेहड़ियां लगाने के कारण आए दिन जाम की स्थिति यहां पर बनी रहती है, जिसके कारण लगातार तीसरे दिन एसडीएम संजय सिंह दुकानों के आगे रखा सामान हटवाते नजर आए और दोबारा सामान न रखने की अपील करते नजर आए। चरखी दादरी के झोंझू कला सब डिवीजन में सरकार की तरफ से चलाई जा रही जगमग योजना का कार्य जोर शोर से चल रहा है। झोंझू कला एडीओ सतीश चंद्र ने बताया कि जगमग योजना के तहत चांग रोड गांव में 100% कार्य पूरा हो चुका है और 20 गांव में कार्य प्रगति पर है। एडीओ सतीश चंद्र ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 25 गांव के एस्टीमेट भेजे जा चुके हैं, जिस पर भी जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। एसडीओ सतीश चंद्र ने बताया कि सभी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है और हमारा प्रयास है कि झोंझू कला सब डिवीजन के सभी गांवों में जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो। में झोंझू सब डिवीजन में फर्स्ट फेज में एक गांव को एक फीडर को कवर किया गया था। चांग रोड नाम से फीडर है जिसपे एक गांव है, उस गांव का काम कंप्लीट हो चुका है नवंबर में और अब उसमें काफी कुछ सुधार हुआ है, सप्लाई अच्छी मिलने लगी है, लोगों का सबका अच्छा रुझान रहा है, उसका गांव में काम करवाने में सभी का सहयोग रहा है और उस गांव के लॉसेज 8% अभी फर्स्ट उसमें 8% के उसमें घट चुके हैं, जिसमें अभी बाई मंथली बिलिंग होती है, इसका इम्पैक्ट आगे आएगा। तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान आम जन जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। कोरोना के दौरान जरूरतमंद और आर्थिक तौर पर कमजोर गरीब लोगों को घर की रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मनरेगा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में ग्रामीण मजदूरों का विशेष ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के मनरेगा लोकपाल संजीव कुमार ने बताया कि पहले लोगों को कमियां लगती थीं और शिकायतें रहती थीं,
कि वायदे के अनुसार 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार ने समस्या का निवारण करते हुए अन्य विभाग जैसे कि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, मार्केटिंग बोर्ड इत्यादि से समन्वय कर इन विभागों के कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए जा रहे हैं। नमस्कार। मनरेगा स्कीम गरीबों के लिए इस कोरोना काल में जीवनदायिनी स्कीम साबित हो रही है। इस कोरोना काल में जहां लोग बेरोजगार हुए हैं, सरकार ने मनरेगा के तहत उनको रोजगार देने का कार्य किया है और जिससे उनके घर का पालन पोषण हो रहा है। पहले मनरेगा में कुछ कमियां रहती थी कि लोगों की शिकायतें थी कि हमें 100 दिन का रोजगार जो वादा कर रही है सरकार वो नहीं दे पा रही, जिसका निवारण सरकार ने कर लिया है और कई दूसरे विभाग जैसे इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, मार्केटिंग बोर्ड से समन्वय करके उनके कार्य भी मनरेगा स्कीम के तहत करवाए जा रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।